Okay, let us start, guys. Good afternoon. We were into employee costing, right? चलो अब बताओगे एम्प्लॉय में क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया अपना? दो हो गए, एक तो इंसेंटिव प्लान आल्सेरो वन, और एक टर्नओवर जिसमें टर्नओवर रेशियो है और टर्नओवर कॉस्ट भी है। आप पहले तो ये देखते हो कि कितने % लोग कंपनी से जा रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं, एक तो वो निकालते हो, रेशियो हो गया वो। और दूसरा आप ये देखते हो कि वर्कर्स के आने जाने की वजह से कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है, बराबर ना? यस, तो वो दोनों चीजें भी है। चलो एक और कैटेगरी थी जिसमें हम लोग सिर्फ सैलरी और वेजेस निकाल रहे थे ना, बस सब ऐड करके पर आवर सैलरी निकाल रहे थे। तो उसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है वैसा, क्वेश्चन नंबर 3, 1 and 2 आई थिंक हो गया होगा, 3 बाकी होगा। क्वेश्चन 3 ध्यान से रीड करना प्लीज। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो समझो, और क्या करना है वो भी लिखा हुआ होगा, बस वो फॉलो करना है। लेट्स सी, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ। क्या ढूंढना है आपको? अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी। क्या ढूंढना है? मतलब ए और बी ने एक महीने में कितना पैसा कमाया वो जानना है ना। एंड का मतलब ये लोग कुछ और पूछना चाहते हैं। एलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। फिर जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा, वेजेस आएगा, ऑब्वियसली वर्कर्स ने अलग अलग जगह पे काम किया होगा, तो हमको उनका पगार अलग अलग जॉब के ऊपर एलोकेट कर देना है, राइट? अच्छा सुनो, अभी दो चीजें ढूंढनी है, एक अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय एलोकेट कर लेंगे, पहले मालूम तो पड़े कि कॉस्ट है कितना, है ना? क्योंकि एलोकेट करने के लिए देखो ये एक परसेंटेज भी दिया हुआ है, करेक्ट? उसका टेंशन मत लो, आप पहले तो अर्निंग्स ढूंढो, बाद में एम्प्लॉय कॉस्ट ढूंढो। तो कैन एनीवन सजेस्ट मी कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है? अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, अर्निंग्स ऑफ वर्कर, और दूसरा पूछा एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज। इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है? ए और बी की अर्निंग्स, ए और बी की अर्निंग्स और एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब वेजेस एंड सैलरीज। ओके, ए में ओवर टाइम आएगा, उसको पैसा भी मिलेगा ना उसमें, तो बी को नहीं मिलेगा, उसने किया ही नहीं ओवर टाइम, ठीक है, तो उसकी अर्निंग्स मिल जाएगी ना ऐड करके। तो अर्निंग्स और एम्प्लॉय कॉस्ट में अलग क्या है? डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस? एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड होगा, राइट? जैसे कब मिलेगा फॉर एग्जाम्पल? ओके, रिटायरमेंट के टाइम। देखो मैं आपसे ना दो चीजें जानना चाहता हूँ, यहाँ पे दो चीजें पूछी है। पहले एम्प्लॉय कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट किसके लिए होता है? एम्प्लॉयर के लिए, कंपनी के लिए। देखो एक जन की जेब से पैसा निकलेगा तो दूसरी की जेब तक जाएगा, जिसकी जेब से निकला उसके लिए कॉस्ट, और जिसकी जेब में गया उसके लिए अर्निंग्स, बराबर? तो आपको ये देखना है कि एम्प्लॉयर की जेब से कितना पैसा निकल रहा है और एम्प्लॉय की जेब तक कितना पैसा पहुंच रहा है। क्या ये दोनों सेम होते हैं? क्या एम्प्लॉयर की जेब से जितना पैसा निकलता है सब एम्प्लॉय तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, राइट? कैसे, क्यों नहीं पहुंचता भाई? उसमें से कुछ पीएफ में पैसा चला जाएगा,
जो उसको अभी नहीं मिलेगा, राइट। ईएसआई कट जाएगा, इंश्योरेंस, फिर टीडीएस भी कट जाता है ना, टैक्सेस वगैरह भी कट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो जहां एम्प्लॉय की अर्निंग्स की बात चल रही है ना, इसका मतलब आपको जानना है उसका इन हैंड, सुना ना, इन हैंड, हाँ, इन हैंड सैलरी। और जब एम्प्लॉय कॉस्ट हम लोग एम्प्लॉयर के एंगल से बात कर रहे हैं, तो ये अपने को जानना है व्हाट, टोटल वेजेस। मतलब ये किसके एंगल से पूछ रहे हैं आंसर? एम्प्लॉई के एंगल से, एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसके हाथ में कितना पैसा मिल रहा है। और वेजेस किसके लिए हो रहा है? तो ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर? हो सकता है एम्प्लॉयर की जेब से 1 लाख रुपए निकले और एम्प्लॉय की जेब तक खाली 80,000 रुपए जाए, उसमें से 20,000 बीच में अलग जगह पे चला गया, कुछ पीएफ, कुछ स्टेट इंश्योरेंस, कुछ टीडीएस। बोलो यस और नो? हाँ, तो यही आपको ढूंढना है। समझ गए? चलो लेट अस स्टार्ट। पहले एम्प्लॉय के एंगल से देखते हैं, फिर एम्प्लॉयर के एंगल से बात करेंगे, करेक्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पहले वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय। दो एम्प्लॉयज है ना? दो एम्प्लॉयज है तो दो कॉलम बना लेते हैं। मंथ के लिए हाँ? चलो बोलो जरा, बेसिक सैलरी क्या है इनकी? 10,000 एंड इज दिस क्लियर? चलो, और कुछ मिलता है इनको? तो एम्प्लॉयज विल ऑल्सो गेट डियरनेस अलाउंस। कितना है ये? 50% ऑफ बेसिक सैलरी। परसेंटेज बोला तो सैलरी पे ही लगाना। कितना? 50%। तो 5,000, 8,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब और कुछ और पैसे मिलेंगे इसको? ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम बाद में लेते हैं। इसके अलावा एनी अदर अलाउंस? इन हैंड सैलरी, हाँ। क्या ढूंढ रहे हो मालूम है ना? आप क्या ढूंढ रहे हो? इन हैंड। इन हैंड का मतलब जो भी कट करके हाथ में जो पैसे मिलेंगे एम्प्लॉय को, जो उसकी अर्निंग्स है, जो उसके अकाउंट में इन्वेस्ट हो गया वो तो अलग है, वो तो अर्निंग्स नहीं हुआ, वो इन्वेस्टमेंट बन गया। अपने को अर्निंग्स जानना है, इन हैंड। तो आई थिंक यही है बस, बेसिक और डीएनएस। बोलो यस और नो? हाँ। इसके बाद इसमें से चालू होगा डिडक्शन। ये हो गए 15,000 और ये हो गए 24,000, बेसिक प्लस डीए मिला के। आपको लगता है एम्प्लॉयज को पूरा इतना पैसा मिलेगा?
कितना पैसा मिलेगा आपको लगता है? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होंगे। जरा देखो क्या क्या डिडक्शन होगा। एक तो पीएफ कटेगा। तो पहले एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉई की सैलरी में से कट रहा है, मतलब ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है। और एम्प्लॉयर जो अपनी जेब से और मिलाएगा वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है। हाँ, तो एम्प्लॉई की सैलरी से कितना परसेंट कटेगा? देखो ना, कुछ लिखा होगा ना, 8% ऑफ वॉट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बेसिक पे। कितने हो गए? 800 रुपये हो गए। और यहाँ पे 1280। चलो और डिडक्शन बोलो। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। अच्छा, ये कौन सा कंट्रीब्यूशन था? पीएफ एट द रेट, और ईएसआई कितना परसेंट? 2% ऑफ बेसिक सैलरी, 200 रुपये। और 320। ठीक है। 15,000 में से इतने पैसे तो कट जाएंगे। अब बोलो उनको हाथ में मिलेगा क्या? 14,000, 22,400। सबकी समझ में आया ये? और बाकी जो 800 और 200, 1,000 रुपये कटे ना एक ही सैलरी में से। 800 और 200 कितने कट गए? 1,000 रुपये ही एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से लगाएगा। समझा आपको? और पूरा पैसा फिर एम्प्लॉय के पीएफ और ईएसआई अकाउंट में जाके जमा होएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब इसके अलावा मिस्टर ए को एक और अर्निंग्स मिल रही है, ओवर टाइम। कितना घंटा ओवर टाइम किया इसने? 10,000 घंटे, राइट? कितना ओवर टाइम किया? सॉरी 10 घंटे, 10 घंटे, सॉरी 10,000 नहीं, 10 घंटे। देखते हैं उसको ओवर टाइम का पैसा कितना मिलता है। ये रीड किया होगा तुमने। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं जरा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 8%, ईएसआई 2%, ओवर टाइम 10 घंटे हुआ है, ए ने काम किया। The normal working hours for the month are 200. Both the workers will work for 200 hours in a month. However, ए ने ओवर टाइम भी किया 10 घंटा, तो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा वो देखो। ओवर टाइम इज पेड एट द रेट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। जितना भी बेसिक सैलरी और डीए मिला के बनता है, रेट जो भी बनता है, ओवर टाइम में उसका डबल दिया जाएगा। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट द इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से इतना ही पैसा लगाएगा। द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। वर्कर ए ने 40% काम एक्स में किया है, 30% काम जॉब वाई पे किया है, और 30% जॉब जेड में किया है। तो उसकी जो पगार आएगी हम इसी परसेंटेज में जॉब के ऊपर चार्ज कर देंगे। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई, वो तो बांटते टाइम सिर्फ वाई पे डालेंगे फिर। ठीक है। आपको मुझसे एक अभी मुझे आपको एक आंसर देना है, ये वाला। ये एक चीज रह गई, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ एंड डियरनेस अलाउंस। डबल नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस का डबल ओवर टाइम पे होता है।
राइट, ठीक है, और 10 घंटे ओवर टाइम हुआ है। तो आपको अभी एक आंसर ये देना है, ये 10 घंटे का कंपनी वर्कर्स को या मिस्टर ए को कितना पैसा देगी। क्वेश्चन समझा आपको मेरा? ये 10 घंटे के लिए कंपनी मिस्टर ए को कितना पैसा देगी? कितना? 1500। 1500 किसको इसको आ रहा है आंसर? 1500, राइट। बाकी लोग भी निकालो, 1500 आना चाहिए। आया कैसे? चलो अभी कोई बताओ जरा 1500 कैसे आया? हाँ बोलो। यस, 200 घंटे का, 200 घंटे का बेसिक और डीएनएस अलाउंस 15,000 हो रहा है, उसका डबल कर लेंगे। 200 घंटे के लिए 15,000 है, तो आवरली निकालो कितना आता है? 75 रुपीज पर आवर। 75 रुपीज, 15,000 रुपए ये जो वर्कर को देखो मिल रहा है ना, बेसिक और डीए। कितने घंटे काम करने के बदले मिला ये? दस कैसे? 200 है ना, ओवर टाइम 10 है। 15,000 इज नॉट ओवर टाइम, ये बेसिक है, डीएनएस अलाउंस महीने भर का है। 200 घंटे के लिए 15,000, तो एक घंटे का रेट निकालो, 75 रुपीज। तो नॉर्मल रेट आप बोल सकते हो वर्कर्स का एक घंटे का 75 है, और अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसको डबल पे किया जाएगा। 75 इंटू 2, एक घंटे का कितना? 150 रुपीज। इज दैट क्लियर? तो एक बार जरा ये नॉर्मल वेज रेट है ना, मैं नीचे निकाल देता हूँ वर्किंग करके, बेसिक और इनको ऐड करके, और ओवर टाइम का वर्किंग कर लेते हैं। Okay, what is basic plus DA per hour? Per hour. So it is 15,000 divided by 200 hours. Follow. 75 rupees per hour. And what will be overtime wages per hour? Overtime wages per hour बोल रहा हूं मैं। जितना भी बेसिक और डीए बनता है इंटू 2, कितना होगा? 150 रुपीज। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ। और इधर वर्कर्स ने कितना, मिस्टर ए ने कितना टाइम ओवर टाइम किया है? तो 10 घंटे इंटू 15 रुपए, सॉरी 150 रुपए, 1500। क्या ये सबकी समझ में आया? तो ये मिल गई अपने को टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी। इतना पैसा इन हैंड मिला होगा इनको, 15,500 एंड 22,400। ये किसका है भाई? पोको C50, प्लीज बंद करो जरा, जो भी है। चलो हो गया लिख के। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालते टाइम ये हम लोग जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ और ईएसआई का, उसका क्या करेंगे? ऐड करेंगे, समझा आपको?
मतलब एम्प्लॉयर को क्या है, उसको बेसिक सैलरी भी देनी है, उसको डियरनेस अलाउंस भी देना है, एट द सेम टाइम उसको वर्कर्स के अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में और ईएसआई अकाउंट में भी पैसे डालने हैं। समझा आपको? तो वर्कर को पैसे मिले या नहीं मिले उसके हाथ में, पर एम्प्लॉयर की जेब से तो जा रहा है ना पैसा, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो जब आप इन हैंड सैलरी निकालते हो तो माइनस करते हो, पर जब आप एम्प्लॉयर का कॉस्ट निकालोगे तो सारी चीजें ऐड करोगे। क्या वर्किंग नोट बाकी है? इसके बाद सेकंड पार्ट का हेडिंग डालना। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, तो चलो पहले पहले दो लाइन तो वैसे ही रहेंगे, बेसिक प्लस डीए, फिर ये आ गया बेसिक प्लस डीए, तो एम्प्लॉयर को इतना तो पगार देना पड़ रहा है, बराबर। फिर वो इसमें ऐड करेगा और अलग से उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। किसका? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। कितना अमाउंट होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट? सेम एज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। और फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होके जमा किया जाता है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो अपनी सैलरी में से दे रहा है। और जो एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा अपनी जेब से लगाता है उतना ही पैसा, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो ये 800 और 200 कितने हो गए? कितने हो गए? 16,000। और यहाँ कितना था पहले? 1280 था ना कुछ, और 320, और इधर कितना था ऊपर? 25,600। ये हो गया हमारा नॉर्मल वेजेस। तो क्या बोलना है? नॉर्मल। इसमें ओवर टाइम नहीं है, दिस इज ओनली नॉर्मल वेजेस। फिर इसमें अभी अलग से ऐड करेंगे ओवर टाइम वेजेस। अच्छा, मैंने अलग से नॉर्मल क्यों निकाला, ओवर टाइम बाद में क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? एलोकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे डालना है? ए कर रहा है वो कौन से जॉब के नाम पे? सिर्फ वाई के नाम पे, बराबर ना। और बाकी जो वेजेस है वो सबको बांटनी है, तो पहले बाकी का वेजेस निकाल लो और फिर ओवर टाइम अलग से रखो, और बाद में दोनों को ऐड करके टोटल लिख सकते हो। लेकिन एलोकेट करते टाइम नॉर्मल वेजेस सब में जाएगा और ओवर टाइम सिर्फ वाई में जाएगा। समझा? चलो बताओ जरा, ओवर टाइम का वर्किंग नोट तो किया ही है तुमने, 1500।
टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट इज 17,500 एंड 25,600। ये क्या क्या इतने पैसे एम्प्लॉय को मिले हैं क्या? लेकिन एम्प्लॉयर की जेब से इतना पैसा गया है और एम्प्लॉय को मिल रहा है, देखो ऊपर कितना, 15,500 और 22,400, जबकि एम्प्लॉयर की जेब से कितना गया है, 17,500 और 25,600। बाकी के पैसे कहाँ गए? पीएफ और ईएसआई में, पीएफ और ईएसआई में। इज दैट क्लियर? चलो अब इसको जरा बांट देते हैं, एलोकेशन कर देते हैं, बिकॉज द परसेंटेज इज गिवन, तो अपना काम इजी है। ओके क्या जॉब के नाम क्या है? हाँ तो एलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब एक्स वाई जेड। अभी 3 जॉब है, तीनों पे बांटना है, तो 3 कॉलम बनाएंगे अपन, जॉब एक्स, जॉब वाई एंड जॉब जेड। चलो ड्रॉ कर दो फटाफट। पहले हम लोग बात करते हैं मिस्टर ए की, वर्कर ए। और वर्कर ए में पहले उसका नॉर्मल वेजेस बांटते हैं। कितना है इसका नॉर्मल वेजेस? 14,000, उतना ही बांटने का? अरे 14,000 तो वर्कर को मिल रहा है यार। कंपनी क्या जॉब एक्स वाई जेड से 14,000 रिकवर करेगी क्या? कंपनी की जेब से कितना जा रहा है नॉर्मल वेजेस? तो 16 रिकवर करेगी ना। व्हाट वी हैव टू एलोकेट, अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कॉस्ट? एम्प्लॉय कॉस्ट ना 16,000 रुपीज। एलोकेशन का मतलब समझते हो आप क्या है? जो एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ है ना, वो अलग अलग लोगों से रिकवर कर रहा है, तो उसकी जेब से 14,000 गए कि 16,000? 16 गए, तो आपने 14 कैसे बोल दिया फिर? 16,000 किस रेशियो में बांटना है? पहला कितना परसेंट निकालो, 40% इसका, फिर 30% और वापस 4,800, करेक्ट? हाँ। अभी नॉर्मल वेजेस के बाद ओवर टाइम, बताओ ओवर टाइम वेजेस कैसे बांटना है? उसको बांटना नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए हो रहा है? जॉब वाई के लिए, तो वाई से ही चार्ज करना है। इज दैट क्लियर? ओके नाउ वर्कर बी। और वर्कर बी में तो ऐसा कुछ है नहीं नॉर्मल या अलग अलग, टोटल एक साथ ही करना है वहां पे। तो बोलो इसका पगार कितना है? 25,600। और किस रेशियो में बांटना है? 50% कितना आता है? 12,800। फिर कितना आएगा? और 30%, 7,680। चलो अभी एक एक जॉब के ऊपर कितना वेजेस आ गया, कितना रिकवरी करना है वो देखो। 19,000, 480 ना? अच्छा ये तीनों जो अभी आए ना अलग अलग, जो आपने बांटा है, अपना खर्चा आप इतना इतना तीनों जगह से वसूलोगे,
तीनों का टोटल कर लो एक बार। 43, ठीक है। और इन दोनों का टोटल कर लो। समझा क्या हुआ है? जो हमारा खर्चा हुआ है 43,100 दोनों वर्कर्स के पीछे, वो हम लोग जॉब XYZ से, समझा आपको? तो कभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट और अर्निंग्स अगर दोनों भी पूछ रहे हैं तो समझ लेना दोनों सेम। अर्निंग्स बोला मतलब उनका इन हैंड और कितना कमा रहे वो लोग, हाथ में कितना पैसा आएगा उनको। और एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब एम्प्लॉयर के एंगल से बात करें, कॉस्ट किसके लिए होता है और अर्निंग्स किसके लिए होती है। समझ में आया आपको? तो कॉस्ट बोला मतलब एम्प्लॉयर, और अर्निंग पूछा मतलब, और एम्प्लॉय की जब बात होगी तो उसको सब काट पीट के पैसे मिलते हैं, तो आप सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे PF ESI वो सब क्या करोगे, लेस कर दोगे। और जब एम्प्लॉयर की बात होती है तो उसकी जेब से सैलरी के साथ साथ ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी जाता है, तो उसके लिए खर्चा बढ़ जाता है फिर, तो आप उधर क्या करोगे। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं अभी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलो अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो कर लेते हैं, बाकी होगा ना 4 और 5 आई थिंक, उसके बाद तो सब हो ही गए होंगे, है ना। 4 और 5, चल उसके बाद फिर होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, जो भी डाउट हो। सबने किया है? किसी कोई ऐसा है जो नहीं करके आया हो? कोई भी नहीं है, सब लोग करके आए। तो था ही नहीं उस दिन। चलो रीड करते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ कस्टमर्स इक्विपमेंट। अच्छा, व्हाट इज जॉब कार्ड? अटेंडेंस का, जैसे मान लो कोई भी काम हो रहा है ना, कोई मशीन बना रहे हैं, या हम मान लो हमारे पास वर्कर्स होते हैं, ठीक है। अपना काम क्या है, लेटेस्ट से हम लोग ये जो रिनोवेशन वगैरह का काम होता है ना, रिपेयर्स रिनोवेशन पेंटिंग वगैरह का, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, मान लो 10-20 वर्कर्स हमारे पास हैं ऐसे, तो कि अपना छोटा मोटा काम हो जाता है। अभी वो महीने भर में है ना एक ही जगह पे काम नहीं करते, हमारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, है ना। मान लो कि हाँ एक वेस्ट में होगा, एक कहीं और होगा, ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो मैंने हर एक कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक ऑर्डर का एक जॉब कार्ड बना के, क्या बनाया हुआ है, जॉब कार्ड। जैसे मान लो ये जगह का रिपेयर रिनोवेशन करने का काम मुझे, और यहाँ पे मैंने 5 लोगों को काम पे लगाया हुआ है, तो मैं एक जॉब कार्ड बना लूंगा वो 5 लोगों का। क्या बनाऊंगा, जॉब कार्ड। कि यहाँ पे मान लो मिस्टर ABCDE, ए ने कितने घंटे इधर काम किया है इस काम पे, बी कितने घंटे के लिए आया था, सी कितने घंटे के लिए आया था। तो इस जॉब का जो पूरा आवर्स लग रहा है उसका डेटा मेरे पास उस कार्ड में होगा। समझा आपको? देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने एक जॉब कार्ड बनाया हुआ है फॉर रिपेयर ऑफ कस्टमर्स इक्विपमेंट। तो इनका बिजनेस समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग का ना, सर्विसिंग रिपेयरिंग। कोई कस्टमर का इक्विपमेंट आया है कुछ, उसको हम लोग बना रहे हैं। समझा? That a total of 154 labor hours have been put in as detailed below। और हमको जॉब कार्ड से क्या मालूम पड़ा कितने घंटे लगे इस पे, कितने घंटे बोलो, 154। वो कैसे, देखो नीचे डेटा डेटा दिया हुआ है, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। वर्कर ए इज पेड एट द रेट 200 रुपीज पर डे ऑफ, हाँ दिन का 200 पर डे, और एक दिन में उसको काम करना है 8 घंटे।
तो आवरली रेट बताओ, इफेक्टिवली 1 घंटे का क्या मिल रहा है उसको? 25 रुपए है ना। वर्कर बी को दिन का खाली 100 रुपए मिलता है, 12.5 रुपीज पर आवर, 37.5 रुपीज पर। इज दैट क्लियर? तो क्या लगता है इस इक्विपमेंट में ए ने कितने घंटे काम किया? 49। बी ने कितने घंटे काम किया और सी ने? तीनों को ऐड करो। अभी कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझो। हाँ, पहले 154 घंटे जो लगे हैं ना, वो कैसे लगे हैं? ये तीनों के मिला के। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कॉन्सिलिएशन, द वर्कर्स आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। लास्ट टाइम मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम लोग वर्कर्स को डीए क्यों पे करते हैं, तो अलग अलग आंसर लोगों ने दिया था, लेकिन इन्फ्लेशन की बात किसी ने भी नहीं की थी। इन्फ्लेशन की बात किसी ने भी नहीं की थी। महंगाई बढ़ रही है तो एम्प्लॉयर की तरफ से उससे लड़ने के लिए, कोप अप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जो भी अलाउंसेस होते हैं ना, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो उस नाम के आगे ही लिखा होगा। और डियरनेस का मतलब, डियरनेस क्यों बोल रहे हैं? इन्फ्लेशन अलाउंस बोलना चाहिए ना उसको। व्हाई इज इट कॉल्ड डियरनेस अलाउंस? अलग अलग होता है ना यार, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी है। देखो, ऐसा बोला जाता है कि भाई एम्प्लॉयर के लिए सबसे जो कीमती चीज है उसके लिए वो एम्प्लॉइज है। बाकी तो चीजें क्या है, बाकी तो सब मैन मेड चीजें है यार, बाकी सब मैन मेड चीजें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर डियर टू द कंपनी। ओके, तो ये लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब वही महंगाई को देख के कंपनी को कुछ डियरनेस अलाउंस पे करते हैं, जो कि है हर महीने का 968 रुपीज एवरी मंथ। इस महीने भी 968 ही है। द डीएनएस अलाउंस इज पेएबल टू ऑल वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट मतलब आपकी पगार 200 हो, 300 हो या 100 हो, सबको डीएनएस अलाउंस 968 रुपीज मिलेगा। एंड if they are present or are on leave with wages on all working days। देखो, ऑन लीव विद वेजेस मतलब पेड लीव होता है। तो अगर आप पेड लीव ले रहे हो ना, तो उसको छुट्टी नहीं माना जाता है। पेड लीव का मतलब आप एक तरह से काम पे आए हो, वो छुट्टी आपकी बनती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 968 रुपीज मिलेगा। चलो ये तो इजी था। ठीक है, महीने का 968। जो असली गेम हो रहा है वो इसमें हो रहा है, ये वाला जो अगला दो पैराग्राफ है। संडे इज अ वीकली हॉलीडे and each worker has to work for 8 hours on all weekdays and 4 hours on Saturday। समझा कंपनी का हिसाब किताब क्या है? आपको वीकडेज में कम से कम 8 घंटे काम करना है और सैटरडे को 4 घंटा। सैटरडे को पगार तो नहीं काटेंगे लोग, 40 घंटा काम किया था। देखो क्या लिखा हुआ है। द वर्कर्स आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, दैट इज 8 आवर्स फॉर 4 घंटे के काम के लिए आपको 8 घंटा मिलेगा। इज दैट क्लियर? और अगर किसी ने उससे ज्यादा काम किया तो उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए, है ना? देखो क्या लिखा हुआ ओवर टाइम के लिए। ओवर टाइम इज पेड ऑफ ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट।
हमने ऑर्डिनरी वेज रेट निकाला ऊपर आवर्स में 25 रुपये, 12.5 रुपये, और ओवर टाइम करोगे तो क्या होगा, उसका डबल मिलेगा 50। 25 की जगह 12.5 की जगह 25, और 37.5 की जगह सीधा 75। नहीं, लेकिन कब मिलेगा, कितने घंटे के बाद? तो अभी आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो, इफ अ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 hours इन अ डे और 48 hours इन अ वीक, so the worker will be eligible for the overtime only if he works for more than 9 hours in a day, और का मतलब क्या हो गया भाई, और का मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो ओवर टाइम मिलेगा। जैसे मान लो आज मंडे, राइट, हाँ, तो कोई एम्प्लॉई मंडे के दिन आया काम पे, और आज उसने सुबह से शाम तक मान लो 15 घंटे काम किया। कितने घंटे? जबकि 8 घंटे नॉर्मल है, 8 घंटे के ऊपर 1 घंटा और नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग, चलो 9, 9 के बाद ओवर टाइम शुरू हो जाता है। तो 9 और कहाँ 15, उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, 6 घंटे का उसको ओवर टाइम मिलेगा, राइट। लेकिन मंडे काम करने के बाद वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक छुट्टी पे था, मतलब पूरे वीक में खाली उसने मंडे को ही काम किया, जो कि 15 घंटा है। मंडे का 15 घंटा ही पूरे वीक का आवर्स हो गया उसका, वीक में भी 15। तो क्या उसको ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, भले वीक का 48 आवर्स नहीं हुआ हो, भले वीक का 48 आवर्स, लेकिन एक दिन का 9 घंटा तो हुआ है। एंड थोड़ी बोला है, एंड का मतलब होता कि यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, बट और मतलब भाई आइदर और, एक भी सेटिस्फाई करो तो आपको, अरे बराबर है कि नहीं, हाँ, तो ये याद रखना। Excluding the holidays, the total number of hours worked out to 176 in the relevant month. पूरे महीने में कितने आवर्स काम हुआ है? 176। वैसे अपने को महीने का डेटा नहीं दिया हुआ है, अपने को सिर्फ एक वीक, हफ्ते का डेटा दिया हुआ है। The company's contribution to PF and employee state insurance are absorbed into, मतलब पीएफ और ईएसआई जो होता है ना वो ओवरहेड्स में जाएगा। किसमें जाएगा? ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चे में। किसमें? उसको वेजेस में ऐड। इसका मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं कि आप उसका टेंशन मत लो, क्योंकि वो कहाँ जाएगा? वेजेस में नहीं आएगा, तो इसको इग्नोर करो। कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर। देखो वेजेस के लिए क्या है ना, हमने उनका पर आवर रेट निकाल लिया, बोलो यस और नो, और हम उनका डियरनेस अलाउंस भी जानते हैं, 968 रुपीज फॉर अ मंथ, और मंथ मतलब 176 आवर्स, मंथ मतलब, तो एक हफ्ते का कितना होगा वो भी अपने को मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, आवर्स मिल गए थे। बस रेट क्या लेना है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेट दो तरीके का है। नॉर्मल रेट 25 रुपए है, बट ओवर टाइम होगा तो नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि मिस्टर ए बी सी को कितना ओवर टाइम मिलेगा, कितने घंटे नॉर्मल पेमेंट और कितने घंटे ओवर टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। पहले वर्कर ए देखो सर, वर्कर ए मंडे को उसने कितने घंटे काम किया? 10.5 घंटे। कितने घंटे? जबकि उसमें से नॉर्मल कितना है? 8 नहीं बोलने का, 9। ओवर टाइम 9 के बाद मिलता है, तो 8 कंफ्यूज करने के लिए दिया तुमको। ओवर टाइम के लिए क्लियरली लिखा हुआ है, इफ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, तो 9 के तो ऊपर हुआ है, कितना कितना ज्यादा हुआ है? हाँ, तो 9 घंटे, 9 घंटे का नॉर्मल रेट मिलेगा और 1.5 घंटे का डबल मिलेगा। इधर बोलो नो ओवर टाइम, इधर यहाँ पे
इधर और इधर काम ही नहीं किया इसने, बराबर। फिर लुक एट मिस्टर बी। मिस्टर बी आपको दिख रहा है ऐसा रोज एकदम सिस्टमेटिक आदमी है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, कोई ओवर टाइम नहीं, कुछ नहीं, 8 घंटा काम करता है, उसके बाद निकल जाता है, बराबर। फैमिली भी होगी घर पे, बीवी बच्चे भी होंगे, तो उसका ऐसा है कि भाई काम भी करो लेकिन हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस, समझा क्या। और मिस्टर सी को देखो, वर्कर सी, इधर ओवर टाइम हो रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, इधर भी है, इधर भी है ना। तुम अगर ए और सी को कंपेयर करो ना, एकदम सेम लग रहा होगा, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, सब से फ्राइडे तक, मतलब शायद ये लोग साथ में ही आते जाते रहेंगे, हो सकता है ना यार, साथ में आते रहेंगे, साथ में निकलते रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर सैटरडे। वर्कर ए क्या है, सैटरडे को कहीं घूमने फिरने जाता होगा, और वर्कर सी को ऐसा सैटरडे को भी कोई काम धंधा एज सच है नहीं, फ्री होगा वो, तो सैटरडे को सोचता है फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, घर पे सोने से अच्छा इधर 8 घंटा काम कर लेता है। ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, कैसे, 4 घंटे, लेकिन ओवर टाइम के लिए तो बोला है कि 9 घंटे हुआ तो 8 घंटा वो है, लेकिन ओवर टाइम के लिए नहीं बोला है। ओवर टाइम का तो क्लियरली लिखा हुआ है, 9 आवर्स, मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, और 48 आवर्स इन अ वीक, मोर देन 48 हो रहा है, ओके। तो अभी कितने घंटे का ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम कितने घंटे का मिलेगा, क्वेश्चन ये है। अगर सैटरडे को मिलेगा भी तो कितना घंटा नॉर्मल, कितना घंटा ओवर टाइम, 3 घंटा ओवर टाइम, 5 नॉर्मल, क्यों, 4 8 और 5 9, कौन सा हिसाब है ये? अरे सैटरडे के बारे में कुछ बोला ही नहीं है यार, सैटरडे ओवर टाइम का कुछ बोला है क्या। भाई कंपनी पैसे देती है वो अलग है, कंपनी तो दे देगी 8 घंटे का पैसा। अच्छा, कंपनी अगर आप 4 घंटा भी काम करते हो, मान लो सैटरडे को आके, तो आपको पूरा पैसा देती हो, काटती नहीं है, ऐसा लिखा है कि कंपनी पैसे नहीं काटेगी। पर अगर कोई 8 घंटे काम करे तो ऐसा लिखा है डबल देगी। तुम अपना हिसाब लगा रहे हो, 4 का 8, 5 का 9, 4 का 8 है तो फिर 5 का 10 होना चाहिए, फिर 8 का 16 हो जाना चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी कुछ भी कर सकते हैं अपन, समझा। तो इस चीज को लेके क्वेश्चन साइलेंट है। हाँ, कुछ बोला नहीं है। तो इसका क्या करना है वो देखते हैं आगे। वैसे इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन जो है वो काफ़ी चेंज होता रहा है इस क्वेश्चन को लेके, 5 6 सालों में तो 3 4 अलग अलग सोल्यूशन दे चुके हैं लोग, पर अभी मुझे लग रहा है इनका सोल्यूशन गलत ही है अभी भी, इतना चेंज करने के बाद भी अभी भी शायद गलत ही चल रहा है। ठीक है, क्या गलत है वो देखेंगे अपन, पहले इंस्टीट्यूट की तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे उसमें गलत क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आ भी गया तो अपने को सॉल्व तो फिर सेफ साइड इंस्टीट्यूट की तरीके से करना चाहिए, बाकी क्या गलत है वो अगर जानेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से आवर्स ढूंढने हैं, नॉर्मल आवर्स, ओवर टाइम आवर्स।
नॉर्मल आवर्स का नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई कर देंगे और ओवर टाइम के लिए हम उसका डबल कर देंगे। समझा? लेट अस स्टार्ट। चलो एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल आवर्स वर्क बाय ईच वर्कर एक बार सुनो, ध्यान दे दो। मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मिस्टर सी के लिए, क्योंकि बी तो बेचारा कैलकुलेशन में आने वाला ही नहीं है, उसका रोज का एकदम टेबल है काम उसका। अच्छा, बी भी शायद सैटरडे को 8 घंटे काम करे, तो इसका क्या? समझा आपको? अगर आप 4 घंटे भी काम करते हो तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कोई 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम करे तो कुछ बोला ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, हाँ एरर मतलब बोल सकते हो, क्लैरिटी नहीं है। और इंस्टीट्यूट के तरीके से जाए तो इंस्टीट्यूट ने यही अज्यूम किया है कि कुछ नहीं बोला है तो 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा, जो नॉर्मल होता है ना, बस उतना ही। सुनो अभी इसमें क्या करना है देखो। पहले तो इन्होंने कितने टोटल आवर्स काम किए, फिर उसमें से नॉर्मल कितना है और ओवर टाइम कितना। ठीक है, नॉर्मल कितना और कितना ओवर टाइम। सेम यहाँ पे टोटल आवर्स वर्क, उसमें नॉर्मल और बाकी का बचा हुआ ओवर टाइम। चलो अभी देखो जरा, सुनो। कितने आवर्स तक आपको नॉर्मल पेमेंट मिलेगा? 9 आवर्स, 8 आवर्स नहीं, 9 आवर्स एवरी डे। और उसके ऊपर गए तो ओवर टाइम। सेम यहाँ पे टोटल आवर्स, नॉर्मल आवर्स, और ओवर टाइम। डेज, चलो डेज लिख दो मंडे से लेके सैटरडे तक। ओके, बताओ जरा ए के आवर्स बताओ, मंडे कितना है? 10.5, 8, अगेन 10.5, 9.5, फिर से 10.5 और 0, टोटल 49। 49 है ना? अभी इसमें से नॉर्मल कितने हैं जिसका नॉर्मल पेमेंट मिलेगा? दिन का 9 घंटा। पहले कंपनी की पॉलिसी होगी कि 8 घंटा काम करना है, पर ऐसा नहीं कि 8 घंटे के बाद वो लोग ओवर टाइम देते हैं। ओवर टाइम कब देते हैं लोग? 9 के बाद, तो 9 तक नॉर्मल है।
इधर 1.5 अपना ओवर टाइम, इधर 8 में पूरा 8 नॉर्मल, देयर इज नो ओवर टाइम। इधर 10.5 में अगेन 9 नॉर्मल, 1.5 ओवर टाइम, 9 0.5, 9 1.5। अभी जरा ऐड करो कितना नॉर्मल आवर्स और कितना ओवर टाइम आवर्स। 36 + 8 इज 44, 44 और ये 5, फोर्टी फोर आवर्स का जितना नॉर्मल रेट होगा वो मिलेगा और 5 घंटे के लिए डबल मिलेगा। मिस्टर सी के लिए देखो यहाँ तक तो सेम ही है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सैटरडे है उसका क्या करें। 8 आवर्स, टोटल 8 आवर्स है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक 2 सोल्यूशन जो दिए है ना, एक में क्या किया है, पूरे 8 आवर्स को नॉर्मल ले लिया है क्योंकि 9 के ऊपर जा नहीं रहा है, और दूसरे में 4-4 कर दिया। इंस्टीट्यूट ने वही किया, नॉर्मली ले लिया, पूरे 8 के 8 नॉर्मल, देयर इज नो ओवर टाइम क्योंकि हम 9 के ऊपर जाएंगे। टेक्निकली इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है मान लेते हैं, चलो आप 9 के ऊपर नहीं गए तो ओवर टाइम तो नहीं बनता है ना। कंपनी 4 घंटा नॉर्मल बोले या 6 घंटा नॉर्मल बोले, ओवर टाइम कब मिलेगा, 9 घंटे के बाद। समझा आपको, क्यों, फैक्ट्रीज एक्ट के रूल होते हैं फैक्ट्रीज में। अब ठीक है 9 घंटे नहीं हो रहे अपने, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप वीक का हिसाब तो देखो, एक बार आप कम से कम वीक का हिसाब तो देख लो, क्योंकि वो कंडीशन भी तो है ना। वीकली इफ यू सी 10.5 8 10.5 10 9.5 और फ्राइडे तक ही 49 आवर्स हो जा रहा है। फ्राइडे तक कितना हो गया, 49 हो गया, मतलब मोर देन 48। तो जैसे ही 48 हो गया उसके बाद वर्कर जो भी काम कर रहा है वो उसका ओवर टाइम ही चल रहा है, दिन का नहीं हफ्ते का। जैसे दिन का 9 घंटा लिमिट है, वैसे हफ्ते का भी 48 आवर्स का। कोई वर्कर मान लो शुरू के 4 दिन में अगर 48 आवर्स कंप्लीट कर लेता है तो बाकी फ्राइडे सैटरडे उसका ओवर टाइम ही है वो, उस हफ्ते का, दिन का नहीं, हफ्ते का ओवर टाइम। एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होना चाहिए, उसके ऊपर जा रहा है तो हो रहा है ना इधर। समझा आपको, वो चीज़ नहीं कंसिडर। हम लोग अभी इंस्टीट्यूट के तरीके से ही जा रहे हैं, बट यू नो कि क्या है इधर ओवर टाइम। चलो बताओ जरा कितने टोटल आ गए, 57 ना। हाँ, क्वेश्चन बोल सकते हो थोड़ा गलत है, एग्जाम में आया तो जैसे इंस्टीट्यूट ने किया है, कुछ नहीं बोला है, अज्यूम ही करना है तो। कौन सा, हाँ हाँ यस, वही मैं 3 सोल्यूशन दे चुके अभी तक, धीरे धीरे हो सकता है 1-2 साल में आ जाए। पर एग्जाम में आया तो अपन कुछ कर सकते हैं क्या इंस्टीट्यूट के सामने, तो तैयार होके जाना पड़ेगा ना। कितना नॉर्मल बोलो अभी, 52 और 5। अच्छा सुनो अभी, अब ये 44 आवर्स के लिए जो पेमेंट मिलता है वो अलग रेट से होगा, और ये 5 के लिए जो पेमेंट मिलेगा वो अलग रेट से होगा। तो आप क्या कर सकते हो मालूम है, आप पहले ही वो 5 आवर्स को ना इक्विवेलेंट अप्रोच लगा के, अगर कोई ओवर टाइम में 5 घंटे काम करता है, कितना, तो उसको कितने घंटे का पगार मिल जाएगा,
10 घंटे का। ओवर टाइम में अगर आप 1 घंटा दो तब 2 घंटे का कमा लोगे सीधा 5 घंटे में। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवर टाइम के जो 5 घंटे है वो नॉर्मल 10 घंटे के बराबर है। तो हम लोग सबको ना इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? यस। हो जाएगा 44 प्लस 5 इंटू 2। तो ये कितने हो गए? 54 आवर्स। अरे समझा क्या? सेम यहां पे करें तो 52 प्लस 5 इंटू 2, 5 घंटा 10 के बराबर है। कोई कोई वर्कर्स जानबूझ के ओवर टाइम करते हैं, नॉर्मल टाइम में कुछ भी नहीं करेंगे ताकि वो ओवर टाइम चला जाए। तो ये होता है 52 प्लस 5 इंटू 2, 62 आवर्स। वैसे एग्जाम में ऐसा कुछ गलत पूछने के चांसेस कम होते हैं, मॉड्यूल में या कहीं पे भी भले हो, पर एग्जाम में उसके प्रोबेबिलिटी कम होती है। क्योंकि पेपर बनाने के बाद है ना क्या उसको काफ़ी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, वेरिफिकेशन होता है, तब जाके वो लोग एग्जाम में डालते हैं। क्योंकि गलत डाल देंगे तो क्या है, फिर उनको कभी कभी मार्क्स देने पड़ जाते हैं, तो और वो अच्छा भी नहीं लगता ना कि सी एग्जाम में गलत क्वेश्चन आ गया, एक इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब होता है। चांसेस कम होते हैं। हो गया लिखे? चलो अब फटाफट हम लोग जरा वेजेस निकाल लेते हैं। एक वीक का डेटा दिया हुआ है तो एक वीक के लिए हम लोग आंसर निकाल, और 3 वर्कर्स हैं तो 3 कॉलम बनाएंगे। मिस्टर ए, बी एंड सी। चलो पहले तो इनका नॉर्मल वेजेस। तो ए के लिए क्या होगा देखो, 54 इंटू 25 रुपीज। समझ में आपको मैंने 54 कैसे लिया? नहीं तो आप अलग अलग करते, अलग अलग कैसे, 44 इंटू 25 और फिर 52 इंटू, सॉरी 5 घंटे, 44 इंटू 25 एंड 5 घंटे इंटू 50, बराबर ना, डबल। तो भी यही आंसर है। चलो बी के लिए बोलो, अभी सोचना ही नहीं है। 48 इंटू 12.5, वैसे भी इसको पगार भी इतना नहीं देते, कितना 600, और पहले वाले का 1350, और लास्ट वाले का 62 इंटू, बोलो डी, क्या ऐड नहीं किया, डीए। तो ये तो नॉर्मल लिख रहे हैं ना अपन, उसका डीए आएगा ना, बेसिक प्लस डीए। हाँ बोलो, 2, 2325, यस।
प्लस डियरनेस अलाउंस, और ये महीने का दिया हुआ है कितना 968, महीने का कितना, तो हम बोलेंगे 968 रुपीज महीने का है। महीने का मतलब कितना आवर्स दिया हुआ है 176 आवर्स। तो 54 के लिए कितना, 48 के लिए कितना, 62 के लिए कितना, मल्टीप्लाई करो। तो डीए जो हो जाएगा इट विल बी एट द रेट 5.5 रुपीज पर आवर, यही आ रहा है ना। 297, 264, 341 आर जो भी आए अपने को इंटू 5.5। अब प्लीज ऐड कर लो। वन सिक्स 2666। वैसे सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो सैटरडे है ना, सैटरडे का पूरा 8 घंटा किधर लेना चाहिए, पूरा 8 घंटा किधर लेना चाहिए, ओवर टाइम, क्योंकि फ्राइडे को ही उसका 49 आवर्स हो चुका है, फ्राइडे को ही 49 आवर्स हो चुका है। तो वीक का जो 48 का क्राइटेरिया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर अगर वो कुछ भी काम कर रहा है, अगर वो सैटरडे को 2 घंटा भी आके काम करे, वो भी ओवर टाइम ही होगा, क्योंकि फ्राइडे तक ही उसका वीकली कोटा पूरा था आपको। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हो गया लिखे, ओवर टाइम। याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा बराबर ड्राफ्ट नहीं किया हुआ है, थोड़ी क्लैरिटी कम है इसमें। एग्जाम में अगर शायद ये पूछे तो जो चीज़ें मिसिंग है ना, जो क्लियर नहीं है, उसको भी वो लोग क्लियर करेंगे तो ही पूछेंगे, ऐसे पूछने का चांस। दोनों घंटा ओवर टाइम, इधर इधर तो 8 घंटा जब नॉर्मल रहे तो 2 घंटा क्या है फिर। ओवर टाइम का क्राइटेरिया फिक्स है ना, 9 और 48, 9 और 48। कौन सा, तो क्या हम लोग सिर्फ एक ही लेंगे हमने, ऑब्वियस वो तो गलत होगा ना फिर। तो पहला ही कंडीशन क्या है, 9 आवर्स इन अ डे। तो आप वीक का ज्यादा दूर तक मत सोचो, पहले एक एक दिन, एक दिन में 9 घंटे से ऊपर हो रहा है तो उसका आज का ओवर टाइम बन गया। हफ्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। आज मैंने 10 घंटे काम किया तो आज मेरा 1 घंटा ओवर टाइम हो गया, भले वीक में 30 ही घंटा क्यों ना हो, तो मुझे 1 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, बिकॉज मंडे को मैंने ज़्यादा काम किया। और फिर आप जैसे जैसे एक बार वीक का 48 कंप्लीट कर लेते हो, फिर तो आपको डेली देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वंस यू क्रॉस 48 आवर्स, तो फिर उसके बाद आप जो भी काम करोगे पूरा ही ओवर टाइम, चाहे आप सैटरडे को 2 ही घंटा क्यों ना आ जाओ। समझा। चल हो गया लिख के, ओके। तो अभी एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ओवर टाइम कंपनीज जो है ना वो क्यों करते हैं, और ओवर टाइम की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उस खर्चे को कहाँ क्लासिफाई करने का, कहाँ डालने का उसको, वेजेस में या ओवरहेड्स में, ये एक चीज समझनी है। ओके, शुरू में शायद तुमने स्पेसेस छोड़ा था ना, 2 साइड छोड़ा था ना, एक साइड यूज कर लिया होगा, एक बचा होगा, है ना।
जाओ उधर, उधर आपको हेडिंग डालना है। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, अच्छा प्रीमियम का मतलब क्या हुआ देखो, जैसे अगर मान लो कोई 1 घंटा काम करे तो मुझे उसको 50 रुपया देना है, पर अगर वो ओवर टाइम करे तो मुझे उसको डबल देना पड़ेगा, मतलब 50 की जगह कितना, 100। तो जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना 50 रुपये एक्स्ट्रा, उसको प्रीमियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम। तो 50 तो आप एनीवेज दोगे उसको, पर ओवर टाइम की वजह से आपको 50 और देना पड़ रहा है, वो जो और एक्स्ट्रा दे रहे हो इट इज कॉल्ड। तो जो नॉर्मल आपको 50 देना था वो तो वेजेस में जाएगा, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा दिया उसका क्या करना है, उसको कहाँ क्लासिफाई करना है, ये अपने को इधर देखना है। ओके, हाँ। तो अभी जरा समझो ओवर टाइम के क्या रीजन होते हैं, कॉजेस क्या उसके, क्यों वर्कर्स ओवर टाइम करते हैं। चलो मुझे कुछ रीजन बताओ व्हाई द वर्कर्स वर्क ओवर टाइम। एक्स्ट्रा मनी, मान लो, ठीक है, वर्कर अपनी मर्जी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी उनको क्यों ओवर टाइम करवाती है, दादा काम, तो और एम्प्लॉय रख लो ना फिर। खाने में जाएगा, ओके। तो एक आप बोल रहे हो कि ज़्यादा काम है, देखो काम अगर आपके पास पूरे साल रहता है तो क्या करना चाहिए, तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स को कितना ओवर टाइम करवाओ। चलो एक आध हफ्ते कभी ओवर टाइम हो गया, मंथ एंड में हो गया, ईयर एंड में हो गया तो ठीक है। आप रोज ही ओवर टाइम करवा रहे हो, इसका मतलब आपके पास एम्प्लॉयज़ की कमी है और आपको नए लोग रख लेने चाहिए। तो हर एक तरह से काम होता है, देखो इंडिया में तो पहला वाला भी है, जैसे बोला ना कि पूरे साल ओवर टाइम करवाते हो लोग। और गलत बात यह कि पैसे भी नहीं देते उसके, है ना। ओवर टाइम करवाएंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे। दूसरी कंट्रीज में क्या, अगर आप ओवर टाइम करते हो, उधर ऐसा नहीं होता कि आपको 6 बजे के बाद भी 2 घंटा और बिठा लिया, फिर वीकेंड पे कुछ काम दे दिया, वैसा नहीं है। इसके लिए लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं बाहर ही, आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं जॉब करने के लिए। वैसे भी इंडिया में उतना सही इन्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इधर लेबर एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको जॉब करना है तो यू शुड थिंक अबाउट अदर कंट्रीज, कैसे निकल जाओ आप, क्योंकि वहाँ जो वर्किंग आवर्स है, जो पे स्ट्रक्चर है, वो कंपेरेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया। हाँ सरकारी नौकरी करनी है तो ठीक। अभी मैंने कहीं तो एक आर्टिकल रीड किया कि जापान में दो 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 वर्कर्स थे शायद, वो जो उनका ऑफिस से जाने का टाइम होता है उससे शायद 3-4 मिनट वो लोग जल्दी निकल गए। ऐसे ही दो लोग निकल गए जल्दी, लॉग आउट करके निकल गए, और तुम तो है ही उनके पास तगड़ा रिकॉर्डिंग था। अब मालूम पड़ा कंपनी को, तो अगले दिन उनको बुलाया गया, फाइन नहीं, उनको नेशनल टेलीविजन में बोला कि आप देश से माफ़ी मांगो, कि आपने अपना काम नहीं किया, जल्दी निकल गए। सोचो अगर ऐसे ऐसे माफ़ी मंगवाने लगे तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस में लोग काम करते हैं, और वो लोग लिटरली, आप ये देखना वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे,
वो लोग लिटरली नेशनल टेलीविजन में आके माफी मांग रहे थे, हमसे गलती हो गई ऐसा। जापान का सिस्टम हम सब लोग जानते हैं कैसा है। उधर एम्प्लॉयज भी, नॉट जस्ट द सिस्टम, और एम्प्लॉयज भी वैसे हैं कि वो भी एकदम डिसिप्लिन्ड है और स्किल्ड है, मतलब काम के टाइम पे सिर्फ काम। और 8 घंटे में आप बोलोगे तो 10 घंटे का काम हाँ करके देंगे। इसके लिए तो उनकी पॉपुलेशन देखो कितनी है, और एरिया के हिसाब से भी जापान कितना है। एट द सेम टाइम वो जितनी एडवर्सिटी से वो लोग गए, पहले तो उनके ऊपर वो बॉम्ब वॉम्ब गिराए हुए थे, फिर हर दूसरे चौथे साल में उनके यहाँ पे सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक सुनामी आते रहती है। 2000 शायद 13-14 के टाइम पे या 16 के टाइम पे, शायद 13-14 होगा, बहुत खतरनाक सुनामी आई थी। सब घर बह गए थे एकदम ऐसे। उन्होंने घर भी ऐसे बना लिए कि सुनामी उनामी आए तो वो बह के आगे चले जाए, कुछ हो नहीं उसको, फ्लोटिंग टाइप के। सोचो इतनी क्लाइमेटिक एडवर्सिटीज है, और छोटी सी कंट्री है, लेकिन फिर भी वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कितना ज़्यादा। तो वो है ओवर टाइम, अगर वहाँ अगर कोई ओवर टाइम करे तो उसको पैसे मिलेंगे। मैंने तो ये भी सुना था कि उधर किसी एम्प्लॉय ने शायद 2-3 साल से छुट्टी नहीं लिया था, तो उसको उन्होंने ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया, पेनल्टी लगा के। सोचो छुट्टी लेने के लिए बोला जा रहा है। अभी क्या है, किसी को मान लो कोई है नहीं, काम धंधा है नहीं, है ना कुछ, तो वो क्या सोचता है अभी क्या ही छुट्टी लेंगे, काम ही करते हैं। छुट्टी देने का उनका ये है कि भाई अगर तुम छुट्टी लोगे, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश होगा, वापस काम पे ध्यान दोगे ऐसा, तो छुट्टी ले लो, ज़रूरी है, वो लेनी चाहिए तुमको। यहाँ तो ऐसा कि अगर संडे को भी एम्प्लॉई आ सके तो उसको भी बुला लेंगे, संडे को भी बुला लेंगे, आ जाओ, जाओ तुम आर्टिकलशिप में जाओ, फिर मालूम पड़ेगा। आर्टिकलशिप में ऐसे ही करते हैं ना, रोज रोज ओवर टाइम। 6 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम होगा, मतलब निकलने का टाइम होगा, मान लो अगर वहाँ से चेकआउट का साइन आउट करना है आपको, तो 6 की जगह 7-8, बहुत कम। और उसके चक्कर में क्या आपको बोलेंगे कि आज थोड़ा काम ज़्यादा है, एक काम करते हैं नाश्ता मंगाते हैं, और तुम लोग, तो नाश्ते के नाम पे उनकी 2-3 चीज़ें होती है। एक होता है उनका चीज़ सैंडविच, दूसरा सेव पूरी, या पिज़्ज़ा वीज़ा भी मंगा लेंगे। और सोचो उतना खिला के फिर तुमको 2-3 घंटा और बिठा देंगे, तुम भी बोलोगे चलो ठीक है नाश्ता कर लेते हैं, बैठते हैं। और अगर ज़्यादा लेट नाइट काम करवाना होगा तो डिनर भी मंगा देते हैं कि आज 12 बजे तक करेंगे अपन काम, सारे ऑडिट रिटर्न कंप्लीट कर देते हैं, तो आज डिनर ऑफिस में ही डिनर मंगाएंगे। सोचो डिनर में क्या है यार, 400-500 एक जन के पीछे खर्चा किया, और उसमें हज़ारों लाखों का काम करवा लिया। तो क्यों है, एक्चुअली क्या है ना, कि जो 5-10 लोगों का काम है वो 5-6 लोगों से ही करवाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं लोग, पैसे बचा तो एक्स्ट्रा, अभी यहाँ पे तो इंडिया में तो बोल ही सकते हो पैसे बचाने के लिए, तो दे भी तो नहीं रहे कुछ। बाकी मान लो अगर ओवर टाइम मिलता है, कंपनीज को डबल देना पड़ता है ना, तो डबल क्यों दे रहे हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है। देखो क्या होगा कि अगर मान लो एक आध महीने के लिए कोई काम ज़्यादा है, अब एक महीने के लिए कहाँ एम्प्लॉय रखोगे, कब रखोगे, कब सिखाओगे उसको। और फिर मान लो जैसे अभी आपको काम करना है, तो आपके लिए फिर एक सेटअप भी चाहिए ना, ऑफिस ऑफिस चाहिए, बैठने की जगह चाहिए। तो अगर कंपनी नए लोगों को हायर करेगी तो उसको ऑफिस में जगह भी तो बढ़ानी पड़ेगी, उनको सिस्टम का भी तो खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वो क्या सोचते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से थोड़ा सा ज़्यादा करवा लेते हैं, थोड़ा ओवर टाइम दे देंगे, ये सब पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो 3 रीज़न है यहाँ पे। पहला, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, ड्यू टू
ड्यू टू व्हाट? रोज ही ओवर टाइम हो रहा है। शॉर्टेज, ड्यू टू व्हाट? शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। और काफी सारे ऐसे सीए फर्म्स हैं जिनकी क्या ऑफिस स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है उनका, वो 4-5 एम्प्लॉइज या 10 एम्प्लॉइज ही बैठ सकते हैं, और वो नया ऑफिस थोड़ी लेने जाएंगे। उन्हीं 10 लोगों को, हाँ, उनसे ही 20 लोगों का काम, 15 लोगों का काम करवाएंगे। पहला ये है। अच्छा, अगर रोज ही ओवर टाइम हो रहा है, तो इस अगर मान लो कोई कंपनी है 8 घंटा बोल के रोज 10 घंटा काम करवा रही है, बराबर, 8 घंटा बोल के रोज, तो फिर उनका वर्किंग आवर्स 8 घंटा है ही नहीं फिर तो। उनका वर्किंग आवर्स ही बोल देने का कि हमारे यहाँ नॉर्मली 10, उसको नॉर्मली बोल दो ना फिर। जो काम रोज हो रहा है वो नॉर्मल हो गया, तो इधर ओवर टाइम को ओवर टाइम नहीं माना जाता है, इसको क्या माना जाता है? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे, लेकिन वो जो पैसा देंगे उसको क्या मानेंगे? नॉर्मल वेज। समझा आपको? तो हियर द ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज normal wages. Treated as what? Yes. फिर second, overtime is worked overtime is not worked regularly. तो कब करते हैं? कब करते हैं फिर? रेगुलर नहीं तो कभी, फिर कभी कभार, मंथ एंड, ईयर एंड, कभी मान लो अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो कर लेंगे, बस इतना ही। It is worked to meet the requirement of production. Meet the requirement of production. अगर ऐसा है ना कि अगर रेगुलर नहीं है, कभी कभी करते हो, और बड़ा ऑर्डर आ गया मान लो, अब आपको करना ही है, तो आप करवा लोगे वर्कर से। देन ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। क्या मानने का इसको? हाँ, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। और एक तीसरा भी है। तीसरा ये है कि मान लो किसी कस्टमर ने अपने को आके बोला कि एक बहुत अर्जेंट काम है, हफ्ते भर के अंदर आप प्लीज इसको खत्म कर दो। हमने बोला देखो हफ्ते भर के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, आपको जहां से करवाना है, ठीक है, आप जा सकते हो। पर सब जगह पे मान लो उसको ऐसा ही लग रहा है कि यार कहीं भी काम नहीं हो रहा है, तो अपने से रिक्वेस्ट कर रहा है, बोलता है एक काम करो ना प्लीज, आप हफ्ते भर में खत्म कर दो, चाहे तो आप ओवर टाइम करो, चाहे तो आप वर्कर से ओवर टाइम करवा लो, और उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज टाइम पे ऑर्डर खत्म कर दो। समझा आपको? तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, सीजन टाइम पे ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो शादियों का टाइम है, दिवाली का टाइम है, और आपको कपड़े सिलवाने हैं, आप टेलर के पास जाके देखो, आपको सीधा 15-20 दिन बाद का डेट देगा वो, और आप उसको कितना ही बोल लो कि अरे अर्जेंट है, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो आप लेके जाओ। समझा आपको? वही आप उसको बोलो कि मैं आपको 500 रुपये ज्यादा दूंगा, तो मान जाएगा, क्योंकि उनको भी कैसा आदमी को फिर बिठाना पड़ता है ना रात रात तक। तो अगर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ
कस्टमर। तो क्या करने का फिर इसका, तो इधर लिखो इट इज चार्ज्ड डायरेक्टली फ्रॉम, फिर क्या इसको ओवरहेड्स वगैरह में ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर की बिल में ऐड कर देने का। बस ये है तुम्हारा ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने दो चीजें देखे, एक तो कॉजेस और उसका ट्रीटमेंट। अगर ओवर टाइम रेगुलर है तो उसको नॉर्मल मान दो, फिर वो ओवर टाइम नहीं है, फिर तो रोज का ही है ना आपका। और अगर कभी कभार हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन रहेगा तो उसको ओवरहेड्स में डाल दो। और अगर कोई कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कर रहे हो तो उस कस्टमर से सीधा सीधा चार्ज करो। फिर हम उसको बोलेंगे देखो 100 घंटे ओवर टाइम हुआ है और 100 घंटे का हमारा मान लो 25,000 रुपये खर्च हो गया, तो आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देना। समझा? डन। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, जैसे हमने ये देखा ना, बस यही होगा, बस उसमें नंबर्स आ जाएंगे। वो क्वेश्चन बना हुआ है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन 5 होगा ना। हाँ तो स्क्रीन और लैपटॉप एनी डेस्क का, अरे यस किया तो सब स्क्रीन ही उड़ गई। हाँ आया आया। अभी वापस से। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 5। In a factory, the basic wage rate is 100 rupees per hour and overtime rates are as follows. बेसिक इन्होंने देखे रखा है, 1 घंटे का कितना, 100 रुपये। और अगर कोई ओवर टाइम करे तो हमारा रेट अलग है। क्या है देखो, बिफोर एंड आफ्टर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बिफोर एंड आफ्टर, मान लो शिफ्ट 10 बजे का है और आपको 1 घंटा पहले बुला लिया मैंने आज कि सुबह सुबह जल्दी आके काम करना है, या बोला आज शाम को रुक जाना 2 घंटा, तो अगर आप काम के पहले या बाद में रुकते हो तो आपको मिलेगा 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। मतलब अगर आपकी पगार 100 रुपये है तो उसमें 175 रुपये मिलेंगे, 75 रुपये एक्स्ट्रा, और वो 75 को बोलने का प्रीमियम। हाँ, अगर किसी को हम स्पेसिफिकली संडे और हॉलीडे के दिन काम पे बुला रहे हैं, अपना पर्सनल काम धाम छोड़ के बेचारा ट्रैवल करके आएगा, तो उसको कितना दे रहे हैं हम लोग, 225%। 100 रुपये नॉर्मल है तो 225 रुपये सीधा, 125 रुपये ज्यादा, वो पूरा प्रीमियम का। 100 नॉर्मल, 125 प्रीमियम। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड, पूरे साल का डेटा देके रखा है। साल भर में 1 लाख घंटे नॉर्मल काम हुआ है, और वो काम के बाद काम के पहले 20,000 घंटे, और 5,000 घंटे तो स्पेसिफिकली संडे और छुट्टियों के दिन काम हुआ है। टोटल 1,25,000 घंटे। ये पूरी कंपनी का साल का डेटा दिया हुआ है। और कंपनी अपना खर्चा किससे रिकवर करती है, कस्टमर से। समझा आपको? तो एक कस्टमर का एक काम का जॉब का डिटेल आपको देके रखा है। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब Z।
तो जितना जितना आर्स यहाँ लगा है अकॉर्डिंगली उतना पैसा हम जॉब जेड से रिकवर करेंगे। कितना करेंगे देखो, नॉर्मल 1000 घंटे, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर 100 घंटे, और संडे और हॉलीडे को 25 घंटे, टोटल मिला के 1125 घंटे। You are required to calculate the labor cost chargeable to job Z and also overhead in each of the following instances. First case, where overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to, तो इधर ओवरटाइम को ओवरटाइम नहीं मानने का, नॉर्मल मान लेने का, समझा आपको? Where overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, फैक्ट्री ओवरहेड में डालने का प्रीमियम को। Where overtime is worked at the request of the customer to expedite the job fast, charged from that customer only। समझा आपको? फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला केस, क्वेश्चन नंबर 5, required part 1, we have to calculate average wage rate per hour। Calculation of average wage rate per hour for the year। तो ये जो एवरेज आएगा ये पूरे साल, हाँ, फिर हम पूरे साल जहां भी काम करेंगे यही रेट हम लोग हर कस्टमर से रिकवर करेंगे। अरे रिकवर बोलने का, सोफिस्टिकेटेड वर्ड ना, वसूल ना बोलते हो। अच्छा 3-4 लाइन ही चाहिए यार, ज़्यादा नहीं चाहिए। सुनो, पहले तो अपने जो नॉर्मल आवर्स हैं वो कितने हैं साल के, बोलो। वो क्या ना तुम्हारे पास 1,00,000 घंटे इंटू 100 रुपये, तो नॉर्मल वेजेस कितना हो गया? 1 करोड़। फिर ओवर टाइम, अभी ओवर टाइम 2 तरीके का है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर द वर्किंग आवर्स 25 ना, 20 है, 20 है क्या? 20,000 इंटू कितना देंगे 1 घंटे का? 175 रुपये। और संडे एंड हॉलीडे, संडे एंड हॉलीडे 5,000 ना, इंटू 225, 35 lakhs, 11 लाख, तीनों को ऐड कर लो। ये टोटल वेजेस आ गया, राइट? और इनमें कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा समझने का, ये सब क्या है? नॉर्मल है। ये सब क्या है? नॉर्मल। हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो हमने टोटल वेजेस निकाला और इसको अभी टोटल आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ टोटल आवर्स कितने हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर ना? तो वैसे कंपनी बोलती है कि हम 1 घंटे का 100 रुपया देते हैं, लेकिन इफेक्टिवली इफ यू सी ओवर टाइम वगैरह सब मिला के उनका 1 घंटे का कितना खर्चा हो रहा है? 117 रुपीज। तो अभी हम लोग ऐसा समझेंगे कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल रेट ही क्या चलता है? 117 रोज का ही है ना यार, नॉर्मल ही है ये।
जहां भी काम करेंगे 1 घंटे का 117 रुपये ऐड करेंगे। क्लियर? अब हम लोग जॉब जेड पे जरा चार्ज कर देते हैं। तो व्हाट विल बी वेजेस चार्जेबल टू जॉब जॉब जेड? अलग अलग देखने का ही नहीं है, सब नॉर्मल ही है। 1125 आवर्स है ना, 1125 आवर्स इंटू 1 घंटे का 117 रुपये एवरेज 625। अगर आप इसको नॉर्मल मानते हो तो फिर सारा रेट भी अपना एक नॉर्मल एवरेज निकाल लेने का और सबसे वही रेट चार्ज करो, फिर आपका नॉर्मल रेट भी चेंज हो जाएगा, 100 की जगह 117। इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया सबको? ओके, नाउ सी द रिक्वायर्ड पार्ट 2। रिक्वायर्ड पार्ट 2 में हियर द ओवर टाइम इज वर्कड irregularly, right? ओवर टाइम इज वर्कड irregular। तो ये ओवर टाइम का खर्चा हम लोग कहाँ डालेंगे फिर? ओवरहेड्स। अभी इसमें ढूंढना क्या अपने को? वी हैव टू फाइंड आउट वेजेस एंड ओवरहेड्स चार्जेबल टू जॉब सेट। इधर नॉर्मल नहीं मानना है, इधर उसको ओवरहेड्स में रखना है। तो अभी कैसे होगा देखो, पहले नॉर्मल वेजेस बोलते हैं अपन। और ये कैलकुलेशन जरा ध्यान से समझना, तुमको थोड़ा सा हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो जाए, इसके लिए सुनो पहले। पूरा 1125 घंटे को मैं 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितने से? 100 रुपए से। बताओ कितना होता है ये? हाँ, अभी आप ये बोलो कि सर आप तो निकाल रहे हो नॉर्मल वेजेस और आपने सारे 1125 घंटे ले लिए, क्यों? आप ये रेट देखो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप मान लो 1 घंटा ओवर टाइम करते हो ना, तो आप 1 घंटे का 100 रुपया तो दोगे ही, प्लस आप 75 और दोगे। इसका मतलब आप जो पेमेंट करोगे वो दो पार्ट में होता है, फिर उसमें 100 नॉर्मल होगा और 75 प्रीमियम होगा। 100 नॉर्मल और 75, तो जो नॉर्मल है वो मैंने सब एक साथ लिख दिया। 1 घंटा अगर ओवर टाइम हो रहा है ना, तो पहले वो नॉर्मल है, 100 रुपए है ना पहले तो उसका, प्लस देन प्रीमियम आता है। तो मैंने सारे सारे ही आवर्स का नॉर्मल वेजेस ले लिया, नॉर्मल पार्ट। अब सिर्फ क्या बचा है? प्रीमियम बचा है। 100 रुपए हटा दिए और जो एक्स्ट्रा 75 या 125 है वो बच गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, लेकिन वो कौन सी हेडिंग में डालना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझा आपको? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसमें आएगा ओवर टाइम। तो ये बिफोर एंड आफ्टर कितने घंटे? 100 घंटे इंटू हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तुमको समझ में आया ना पक्का? ये जो एक्स्ट्रा दोगे उसी को प्रीमियम बोलते हैं। और जो 100 रुपये नॉर्मल है, अगर वो वर्कर्स शाम को नहीं दिन में काम करता तो भी 100 रुपया, तो वो नॉर्मल है। जो एक्स्ट्रा दोगे वो प्रीमियम है। तो ये कितने हो गए? हाँ, और उसके बाद फिर संडे एंड हॉलीडे।
संडे एंड हॉलीडे का क्या है? 25 इंटू 125 रुपीज। 225 होता ना, 225 में से 100 पहले लिख दिया और बचा हुआ 125 अभी ले रहे। बोलो 31। हाँ 120। समझा क्या करना है? प्रीमियम को ओवरहेड्स की हेडिंग में डाल के कस्टमर से रिकवर करना। और तीसरा केस, व्हाट इज द थर्ड केस? ओवरटाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द। तो ऐसे में देखो कैलकुलेशन कैसा होगा। नॉर्मल वेजेस तो वही आएगा, वन वन टू फाइव इंटू 100। बाकी जो हम लोग पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर छुपा के ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कैसे? फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में उसको छुपा के कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। अब हम लोग को छुपाने की जरूरत, क्योंकि कस्टमर ने खुद बोला है जितना भी ओवर टाइम होगा मैं देने को रेडी हूँ, तो उसको सामने से बोलेंगे कि इतना ओवर टाइम का हुआ है, बिल में दिखाएंगे। समझा आपको? तो इधर लिखेंगे ओवर टाइम प्रीमियम, फैक्ट्री ओवरहेड का हेडिंग हट जाएगा अभी। बाकी अमाउंट वही रहने वाला, बिफोर एंड आफ्टर। और संडे एंड हॉलीडे। अमाउंट यू नो कितना आ रहा है? 1,12,500। समझा आपको ये? तो तीनों ही केसेस में क्या करना है, पहले तो आप उसको ओवर टाइम मानो ही मत, उसको क्या मान लो? तो एक नई नॉर्मल रेट निकाल लो। फिर आप जहां भी काम करोगे उस रेट से वेजेस रिकवर करने का। अपना वेजेस 100 रुपये मत समझो अभी, ऐसा समझो कि आपका नॉर्मल वेज रेट ही कितना है, बस जहां काम करोगे इस रेट से चार्ज करने का। और अगर ऐसा कभी कभार होता है तो फिर आप उसको ओवरहेड में डाल दो। और अगर कस्टमर ने बोला है फिर तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसको सामने से बता के हम लोग पैसे ले लेंगे। अंडरस्टूड? हाँ। तो ये क्वेश्चन बनाया हुआ है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ओके चलो अभी जो डाउट था ना तुम्हारा होमवर्क वाला लिखना बाकी है।